हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो माय डियर, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो बहुत समय पहले मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था इस चीज़ का, बीच में थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। पर चिंता ना करें, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपका 8 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, जिसमें 6 नंबर का तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पूरा फुल फ्लैश होगा, और 2 नंबर के आएंगे आपके एमसीक्यू। तो एमसीक्यू तो आप पहली बात तो थ्योरी से कवर कर सकते हैं, आपकी बुक में सारी थ्योरी कवर्ड है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो भैया आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से सारे के सारे एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं। क्लियरली बताऊं, मेरी थ्योरी अगर आपने सारी कर ली तो आपको एमसीक्यू में कहीं से भी दिक्कत आने वाली नहीं है। 20 नंबर के पूरे एमसीक्यूज, पूरे के पूरे आपके एग्जाम के एमसीक्यूज मेरे नोट्स में कवर्ड होंगे। ठीक है जी, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का पार्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब तो आपको पता ही कि हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े वो सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज का होता है, 2 हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करता है, 3 हमारा कैश फ्लो के बारे में डील करता है, 4 हमारा कंटीजेंसीज वगैरह के बारे में बातचीत करता है। इसी तरीके से आपके सारे काउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं सारे तो यहाँ नहीं बताऊंगा। 6 पहले डेप्रिसिएशन का हुआ करता था, वो 10 में चला गया। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट के अंदर 14 आपका एमलगमेशन का है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का 9 होता है। इस टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर मैं AS 11 की बात करूँ तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बातचीत करता है। इंटेंजिबल एसेट्स, जो गुडविल आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का पार्ट है। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप CA करते हैं तो वहाँ आपको सारे के सारे पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल बस इतनी सी बातचीत करता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बातचीत करता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी डिस्कशंस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे के सारे किसका पार्ट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का पार्ट है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपसे कहा कि 8 मार्क्स का है आपका, और 8 मार्क्स में आपका जो आने वाला है 2 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और एक ऐसा फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा। ये तो बस एक छोटा सा फॉर्मेट है जो समझाने के लिए है कि आपको एग्जाम में करना किस तरीके से। बाकी डिटेल डिस्कशन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की मैं वैसे भी करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग करते हैं कि भैया किसके बारे में बात करते हैं। तो माय डियर, केवल कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में बात होगी कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। ऑपरेटिंग की बात फिलहाल मैं नहीं करता कि इसके अंदर कुछ नॉन कैश आइटम्स को एड बैक करना होता है, क्यों करना होता है बताएंगे। लेकिन आपके इसके अंदर केवल 2 ही चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा, या तो पैसा जाएगा या पैसा आएगा। अगर मेरे पास कैश आ रहा है तो किसी भी स्थिति में वो हमेशा प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो प्लस होगा, और जा रहा है चाहे वो किसी भी एक्टिविटी के तहत रहा हो, चाहे ऑपरेटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, किसी के अंदर भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि पैसा आ रहा है तो प्लस होगा, जा रहा है तो माइनस होगा। ठीक है जी। तो अगर कैश इनफ्लो है तो प्लस और आउटफ्लो है तो माइनस। तो माय डियर, इसके अंदर आपको फर्दर 3 एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या होता है मैंने थ्योरी लिख रखी है, अभी समझा दूंगा क्या है ये, बस आप ध्यान रखिएगा। 3 एक्टिविटी होती है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसके 2 मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के। 2 मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। भाई साहब, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड में, वैसे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, डायरेक्ट मेथड में एक कैश अकाउंट बनाना होता है और उस कैश अकाउंट के बेसिस पे डायरेक्ट मेथड पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। बहुत आसान है डायरेक्ट मेथड भी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं तो डिस्कशन करने में टाइम वेस्ट ही होगा कि एग्जाम बिल्कुल नजदीकी ही है। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड होता कैसे है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं इन तीनों एक्टिविटीज और कैश फ्लो के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत, फिर फॉर्मेट पे आते हैं। बेसिकली होता क्या है कैश फ्लो के बारे में, मैंने आपको कहा कि केवल कैश की ट्रांजैक्शंस के बारे में बातचीत करते हैं, आइदर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो उसी के बारे में कहा, इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो मतलब इनफ्लो भी हो सकता है, वो आउटफ्लो भी हो सकता है, दोनों का कंसोलिडेशन भी हो सकता है। ठीक है जी। तो पूरे साल में कितना कैश रहा है, मतलब आपको ओपनिंग कैश बता देंगे। मान लो ओपनिंग कैश आपके पास 1 लाख रुपए है, क्लोजिंग कैश 1.5 लाख रुपए है, तो कितने कैश का बदलाव हुआ है? 50,000 रुपए के कैश का बदलाव हुआ है। तो 50,000 रुपए कैश आया है, गया है या क्या हुआ है, इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। एक तरीके की समरी बनानी होती है।
अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग से कितना हुआ है, फाइनेंसिंग से कितना हुआ है, ये सब हमें चेकआउट करना पड़ता है। ठीक है जी। तो अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है भाई साहब? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस का ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने के टाइम पर जब कैश आता है, बिजनेस आप चला रहे हैं तो चलाने के टाइम पर तो सेल्स भी करते हो, चलाने के टाइम पर डेटर्स भी क्रिएट होते हैं, चलाने के टाइम पर प्रॉफिट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बिजनेस में ही तो होता है सारा का सारा। तो वो सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिजनेस को रन करते टाइम एंटरप्राइजेस की जो भी बिजनेस रन हो रहे हैं तो उनके बेसिस पर आपको कितना कैश आया है और कितना कैश गया है बिजनेस के ऑपरेशन में। तो क्या कहा गया? दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल मतलब मेन तो यही है, आप बिजनेस के बारे में ही तो बात करोगे तो मेन तो यही है। बिजनेस में आप सेल और परचेस कर दो सिंपली, तो वैसे डायरेक्ट मेथड का पार्ट है वो यहां पर इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आपको देते हैं और आपको नेट प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस करके आपको अपना आंसर निकालना होता है। वो मैं सिखाऊंगा कैसे होता है। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती है ऑफ एन एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से अलग जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके ऑपरेटिंग में आती है, क्योंकि ये मेन चीज है। जितनी मेहनत आपको ऑपरेटिंग में करनी है इतनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं करनी। क्लियर बता दूं आपको, सबसे ज्यादा वाइड केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इतना वाइड नहीं है। ठीक है जी। तो अब मैं बात करूं इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग मतलब सिंपल सी इन्वेस्टमेंट करना, या तो लैंड खरीद लेना या लैंड बेच देना, बिल्डिंग खरीद लेना बिल्डिंग बेच देना। सिंपल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, आपने क्या करा? इन्वेस्ट कर डाला उसको, तो हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के मतलब क्या है? दीज एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट विच आर नॉट हेल्ड फॉर रिसेल। जो आपने एक बार ले ली, बार बार उसके व्यापार नहीं करे। आप कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो कि आपने खरीदा और बेच दिया। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो उस केस में वो एसेट आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगी। समझ में आती है? क्योंकि आप उसका बिजनेस कर रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं सेल एंड परचेज का, लेकिन जैसे एक छोटी सी बात कहूं, मैं मार्कर ही मेरे हाथ में रहता है, मार्कर की बात करूं कि मार्कर है मेरा, तो मार्कर का बिजनेस कर रहा हूं, तो माय डियर मार्कर बनता तो किसी मशीन में ही होगा ना। तो जो मशीन को मैं खरीद रहा हूं तो मशीन मतलब इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि मैं उसे रिसेल के लिए नहीं कर रहा। वो मशीन बेकार हो जाएगी, या फिर कल को मैं व्यापार बंद करने लगा, या फिर कोई नया मशीन का डिजाइन आया है, या फिर अच्छी टेक्नोलॉजी की कोई मशीन आई है, तो मैंने नई मशीन खरीद ली और पुरानी वाली मशीन को सेल आउट कर दिया, वो एक अलग केस हो गया। तो वो सारी की सारी जितने आप एसेट को बेच रहे हो, खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, जो रिसेल पर्पस के लिए नहीं होती, वो सारा आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है जी। तो वही बात आपसे कही, लॉन्ग टर्म एसेट विच आर नॉट हेल्ड फॉर रिसेल सच एज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट में दो इन्वेस्टमेंट होती हैं, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो माय डियर अगर करंट इन्वेस्टमेंट है जिसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, वो होता है पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, एक तो कैश होता है खुद ही, और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट में कैश की तरह कुछ चीजें। कैश की तरह क्या चीज होती है? जैसे बैंक में आपका बैलेंस हो गया, वो कैश की तरह होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज सारा का सारा कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। और करंट इन्वेस्टमेंट भी स्पेशली कहा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कि ये भी आपका किसका पार्ट होता है? ये भी आपका कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि कहां का पार्ट है? वो आपका उसका क्या कहते हैं? कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है जी। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब लोन पोन ले लेना, या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सबको इशू करके पैसा इकट्ठा करना, कर्जा ले लेना एक तरीके से, मोटा मोटा अगर आपसे कहूं तो वही वाली बात कहेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, यही तो ऑनर्स कैपिटल होती है। तो आप इन्हें इशू कर रहे हो। चेंज इन कंपोजिशन मतलब पहले 1 लाख के शेयर्स आपने इशू किए, अब 1.5 लाख के शेयर्स इशू किए। तो पहले मालिक कितने थे? 1 लाख के मालिक थे। 1 लाख शेयर होल्डर्स जो थे वो मालिक थे, अब 1.5 लाख। मतलब अब डिसीजन लेने में समस्या होगी। मतलब पहले 1 लाख बंदे बैठ के डिसीजन लेते, अब 1.5 लाख बंदे डिसीजन लेंगे। ऊपर से डिविडेंड देना होता है, वो तो खैर कॉमन पॉलिसीज का पार्ट है, बताऊंगा इसके बाद में आपको। फिलहाल मोटी मोटी बात अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप शेयर्स इशू कर देते हैं तो पैसा आता है, या फिर आप प्रेफरेंस का रिडम्पशन करते हैं। एक बात क्लियर बता दूं, इक्विटी शेयर्स वालों का रिडम्पशन कभी नहीं होता, इक्विटी शेयर वालों का पेमेंट कभी नहीं होता, उनके शेयर्स बाईबैक होते हैं। अगर बाईबैक हो रहा है इसका मतलब आप इक्विटी वालों की पेमेंट कर रहे हो। बाईबैक की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो बाईबैक बहुत रेयर देखा जाता है, पर ध्यान रखिएगा इक्विटी शेयर्स में बाईबैक होता है। रिडम्पशन आपका प्रेफरेंस शेयर्स में देखने को मिलेगा, रिडम्पशन आपका डिबेंचर्स में मिलेगा। ठीक है जी। रिडम्पशन का मतलब पेमेंट करना, मतलब पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। और अगर बाईबैक कर रहे हो तो उस केस में भी पैसा जा रहा है, लेकिन अगर आप इशू कर रहे हो इसका मतलब पैसा आ रहा है। चाहे आप इक्विटी शेयर इशू करो तब भी पैसा आ रहा है,
प्रेफरेंस शेयर इशू करो तब भी पैसा आ रहा है, डिबेंचर्स इशू करो तब भी पैसा आ रहा है, लोन ले रहे हो तब भी पैसा आ रहा है, लोन रिपे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है। ये सारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, ठीक है जी। तो क्या कहा गया, चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स, जो उधार आप लेते हैं लोन्स वगैरह फ्रॉम अदर सोर्सेज, चाहे बैंक से ले लो चाहे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फॉर्मेट की, मेन तो हमारा यही है, 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। तो फॉर्मेट की बात करो तो भाई साहब 3 एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है, फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज का जोड़ हमारा क्या होगा, चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट ईयर प्रॉफिट आपको दे देंगे, वो आपको बैलेंस शीट से मिलेगा, बैलेंस शीट में होगा या फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा, आपको या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उठाना है या बैलेंस शीट से उठाना है। क्वेश्चन एक आता है कि अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों दे दे, कौन सा वाला लेना है, तो भाई साहब आपको बैलेंस शीट वाला लेना, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट आपकी सबसे सर्वोपरि है, आपको बैलेंस शीट उठानी है, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट नहीं लेना, क्योंकि बैलेंस शीट में आपका नेट प्रॉफिट पहुंचता है, बिल्कुल लास्ट वाला प्रॉफिट, तो आपको वही वाला प्रॉफिट लेना, ठीक है जी। तो करंट ईयर प्रॉफिट आपको दे रखा है, करंट ईयर प्रॉफिट के अंदर कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी के कारनामों के बाद आप क्या करेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक एक करके इन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, पर फिलहाल मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए आपको अल्टीमेटली करना क्या है, ठीक है जी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मदद से आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन सब करंट ईयर प्रॉफिट के अंदर प्लस माइनस करके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप निकाल लेंगे। चलिए जी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ परचेस किया हुआ तो पैसा गया होगा, सेल किया होगा तो पैसा आया होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, और भी कई सारी चीजें हैं। तो इसमें आपको जो रिसीव हो रहा है तो प्लस हुआ, जो पेमेंट हो रही है तो माइनस हुआ, तो यहाँ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा, ठीक है जी। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी पैसा लोन वोन ले लिया या फिर आपने शेयर्स इशू कर दिया, पैसा आ गया, इनका रिपेमेंट कर दिया तो पैसा गया, ये प्लस माइनस करने के बाद फिर क्या निकलेगा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका निकल के, चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब ये प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करोगे, इन सबको प्लस करके जो माइनस होंगे अपने आप माइनस हो जाएंगे, चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर आएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको बुक से मिलेगा, बैलेंस शीट में, तो आप चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग वाले से जोड़ देंगे तो आपका आंसर मैच करेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे। कुल मिला के सिर्फ इतना कहूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर होता है जिसका आंसर आपको पहले ही पता होता है। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश का दूसरा नाम होता है जुगाड़। तो अगर आपको एक बार आंसर पता चल गया कि भाई साहब इसका आंसर क्या है, तो प्लस माइनस करके आप आंसर तो ले ही आओगे, तो आंसर की टेंशन तो नहीं है। खैर मैं आपको जुगाड़ करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा सही तरीके से क्वेश्चन करना, बस दिल में एक संतुष्टि रहेगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होंगे और आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं पूरे या नहीं मिलने वाले हैं। मतलब ये सारी एक्टिविटीज के बाद अगर आपका आंसर इससे मैच हो गया तो इसका मतलब आपको 6 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, आपने बिल्कुल सब कुछ सही किया है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इन सभी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं एक बात छोटी सी क्लियर कर दूं, माय डियर, मैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का इंडिविजुअल क्वेश्चन कराने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं इनका फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में वही आने वाला है, ठीक है जी। अगर आप फुल फ्लैश क्वेश्चन करने में कामयाब रहे तो आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो इंडिविजुअल में तो आपके टीएस ग्रेवाल में दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, पहले इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लो, फिर अनसॉल्व कंप्लीट करो, वो सब हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप बना दिया आपको, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। मैं एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करता हूं, ठीक है जी। तब तक आप इसे फटाफट नोट डाउन करें। चलिए, इसमें मैं आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके इन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ क्लियर कह दूं कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारे चैनल के बारे में, थोड़ा ग्रो कराएं इसको, ठीक है जी। सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रमोट करें, तभी हम लोगों में भी एफर्ट्स पैदा करने की कोशिश कर, मतलब एक तरीके से हम लोग भी तभी एफर्ट्स लगाएंगे जब आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।